Hello everyone. Once again I welcome you in my YouTube channel The VKP Classes. We are here to start the new chapter of class 10th, that is chemical reaction and equation. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलग अलग केमिकल रिएक्शन के बारे में और उसके इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, उस रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आएगा, वेदर कलर के रिगार्डिंग, वेदर उसके स्टेट के रिगार्डिंग, और ऐसे कई चेंजेस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। सबसे पहले इस चैप्टर के हम फर्स्ट डेफिनेशन पे बात करेंगे, जिस डेफिनेशन का नाम क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। हम किस टाइप के रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, या उनमें क्या ऐसा होने वाला है या क्या होगा जो हमें बताएगा था रिएक्शन इज केमिकल, कैसा होगा। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। पहला ही शुरू होता है डेफिनेशन से। तो कहा जाता है कि कोई दो सब्सटेंस आपस में मिल रहे हैं, जैसे मान लो एक सब्सटेंस ए है, दूसरा है बी, और दोनों मिलने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना सी। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस टू मेक अ न्यू सब्सटेंस या न्यू मटेरियल या न्यू कंपाउंड। कह सकते हो कि सर जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ मिलते हैं कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको हम उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, टू और मोर देन टू substance to form new substance। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक सब्सटेंस ए है, ये मिक्स हुआ बी के साथ और ये नया कंपाउंड बना लिया जिसका नाम क्या होने वाला है सी। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल बोलोगे सर कुछ तो एग्जांपल बताओ। एग्जाम्पल ले लो जो हम क्लास 8th 9th में जो शुरू में बचपन में पढ़ते हैं कि मान लो आपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया तो क्या बनाएगा H2। इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया, रिएक्शन समझ में आ गया कि सर जब भी कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ मिलते हैं और मिलने के बाद कोई एक नया कंपाउंड या सब्सटेंस बनाती है तो उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सर अब यहां तक समझ में आ गया है, तो एक चीज हमें और जानना है कि सर जो इधर वाला पार्ट है, जो LHS पार्ट है, इसको हम लेफ्ट हैंड पार्ट कहते हैं। आपने मैथ में इक्वेशन पढ़ा है ना, ऐसे 4x + 9 = 12। तो आपको समझाया जाता होगा कि इस वाले पार्ट को हम LHS कहते हैं, इधर वाले पार्ट को हम RHS कहते हैं, और बीच वाले साइन को हम इक्वल कहते हैं। तो LHS और RHS इसको कहते हैं जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, राइट हैंड साइड आ रही है। लेकिन इस रिएक्शन में जो एरो के पीछे आता है उसको हम LHS पार्ट कहते हैं और इसके राइट हैंड साइड को हम RHS कहते हैं। जो LHS होता है उसको हम केमिकल नेम में या केमिस्ट्री में उसका नाम होता है रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब हुआ कि ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्ट होगा आपस में टू मेक अ न्यू सब्सटेंस। जब एक दूसरे से मिलेंगे तो उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नया प्रोडक्ट बना इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो अभी तक के क्लास में हमें दो चीजें क्लियर हो गया कि सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कहते किसे हैं, रिएक्शन किसे कहते हैं। जब कोई दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना तो पूरे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। और मिलने समय जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट किया मिक्स होने के लिए वो कहलाएगा रिएक्टेंट, और मिक्स होने के बाद जो नया कंपाउंड या सब्सटेंस बनाया उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इसमें रिएक्टेंट कौन कौन सा होगा? अब बोलोगे सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है तो दोनों क्या होगा? रिएक्टेंट। और यहां पे वाटर जो बन रहा है आपका वो क्या होगा? प्रोडक्ट। बात क्लियर है? आसान से लग रहा है? यदि लग रहा है तो फिर हम अगले क्लास में या अभी जस्ट अगले क्लास में इसी लेक्चर में हम एक नए टर्म्स के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम होने वाला है कि सर इक्वेशन का मतलब क्या होगा। फिर केमिकल रिएक्शन तो हमने समझा दिया। यदि हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो हमें केमिकल रिएक्शन समझ में आ चुका है, लेकिन इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन क्या होगा? ये पूरे को रिप्रेजेंट करने का जो फ्रेम है, फ्रेम। जैसे देखना आप ड्राइंग बनाते हो तो ड्राइंग बनाने समय क्या क्या कर रहे हो? आपने एक A4 शीट लिया,
A4 शीट लेने के बाद कलर यूज करा, फिर उस पर स्केच ड्रॉ करा, फिर उस पर पेंट करा, ये जो सारे प्रोसेस लग रहा है इसको हम रिएक्शन कहते हैं। जो चीजें आपने यूज करा, चाहे आप A4 शीट की बात करो, कलर की बात करो, स्केच पेन का बात करो, या जो भी यूज किया वो सारे रिएक्टेंट है, और सारे मिलने के बाद जो फोटो बन के तैयार हुआ उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। और जब उस फोटो को पूरे एक अच्छे से फ्रेम में हम अरेंज करते हैं तो उस फ्रेम को या उस रिप्रेजेंटेशन को हम इक्वेशन कहते हैं। बात क्लियर है? समझ में आ गई? इक्वेशन कहते हैं। तो हमें दो तीन चीजें समझ में आने लगी कि सर केमिकल रिएक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, और द सब्सटेंस विच इज टेकिंग पार्ट, जो सब्सटेंस पार्ट ले रहा है मिक्स होने में, दैट सब्सटेंस कंसिडर टू बी रिएक्टेंट। और आफ्टर दैट जब ये दोनों मिलेंगे तो कुछ ना कुछ नया बनेगा, जो नया बन रहा है दैट विल बी कंसिडर टू बी प्रोडक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं सर। ओके, और इसको हम एक इक्वेशन में फ्रेम करके लिख रहे हैं या उसको हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? तो अभी तक के क्लास में हमें दो तीन चीजें जो हमने समझा है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब के क्लास में हम बात करेंगे अभी जस्ट नाउ कि सर जब केमिकल रिएक्शन होगा तो व्हाट कैन बी द चांसेस टू बी हैपन, क्या क्या हो सकता है। सोचने वाली बात है। मान लो कोई रिएक्शन हुआ तो अचानक से उसमें धुआं निकल सकता है, कुछ गैस निकल सकता है, कभी कलर ही चेंज हो गया, पहले येलो कलर का था, कुछ ऐसा डाला आपने तुरंत पिंक हो गया। कभी हो सकता है कि पहले पानी ठंडा था या वो लिक्विड ठंडा था, आपने कुछ ऐसा डाला कि अचानक से कंटेनर गर्म होकर फट गया, टेम्परेचर चेंज हो गया जी। पहले लिक्विड था, कुछ आपने ऐसा डाला या कुछ ऐसा मिक्स किया उसमें, अचानक से सॉलिड बन गया। तो व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या होने की चांसेस है। तो पहला हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ गैस, दूसरा बात करेंगे सब प्रिसिपिटेशन बनेगा, तीसरा बात करने वाले हम उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर में बदलाव आएगा, और ऐसे कई कई चेंजेस है। तो अगला टॉपिक हमारा वही होने वाला है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है? जस्ट हम बात कर रहे हैं कि सर व्हाट आर द चेंजेस या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या ऐसा गुण उनमें दिखेगा जब ये केमिकल रिएक्शन होगा। जैसा कहते नहीं है कि मान लो कोई आदमी अच्छा पढ़ा लिखा है तो उनका रिफ्लेक्शन उनके गुणों से पता चलता है। वो आदमी बोलने में बढ़िया होगा, वो आदमी समझने में अच्छा होगा, सुनेगा ज्यादा बोलेगा कम, ये सारे गुण है अच्छे लोगों का। वैसे ही सेम तरीके से कह सकते हैं हम कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ उसमें गुण दिखेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा, इंपॉर्टेंस दिखने वाला है। उनमें से क्या क्या है देखना। पहला मैंने पॉइंट लिख रखा है इवैल्यूएशन ऑफ गैस, कि सर कभी कभी केमिकल रिएक्शन होगा तो उनमें से गैस निकलने की चांसेस है। होने के बाद अचानक से लगेगा कुछ ना कुछ साउंड या गैस निकल रहा है, ये होने सबका एग्जांपल हम करेंगे, एक एक एग्जांपल करने वाले। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये कौन सा वर्ड है सर? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब ये हुआ कि मान लो एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड कंपाउंड गिवन है, एक और दूसरा कंटेनर है, इसमें भी लिक्विड कंपाउंड गिवन है, ऐसे करके लिक्विड कंपाउंड गिवन है। एक को दूसरे में मिक्स किया, पहले दोनों ही लिक्विड स्टेट में था, और जैसे ही दोनों का आपने मिक्स करा आपस में तो पता ये चला कि सर जो नया कंपाउंड बना है वो कुछ सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ऐसे सॉलिड में बन गया, सॉलिड समझ रहे हो, कुछ जमा हो गया नीचे जाके, इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और कुछ कुछ लिक्विड में ही रह गया। ये दोनों मीडियम समझ पा रहे हो, अलग अलग जो है। इसका कहने का मतलब कि पहले दोनों लिक्विड स्टेट में था, पहले दोनों ही लिक्विड स्टेट में था, लेकिन जैसे दोनों को मिक्स किया गया तो ये बन गया, डिपॉजिट हो गया कोई सॉलिड जैसा, इसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इट इज द सॉलिड पार्ट which will deposit in the bottom of the surface of any container, किसी कंटेनर के बॉटम में जाके जमा होगा और उसको हम प्रेसिपिटेट नाम देते हैं केमिस्ट्री में। ओके, तीसरा है द चेंज इन कलर, जैसे मान लो एक कलर इसका कुछ है, इसका कुछ और कलर है, दोनों को जैसे मिक्स किया तो एक नया कलर बन गया, परिवर्तन हो गया। अपने आसपास में देखा है कि पहले जो रॉड आता है आयरन का वो अधिकतर ब्राउन या ब्लैक जैसा दिखता है, लेकिन जैसे उसमें पानी पड़ता है, जब वो
रस्टिंग होना शुरू होता है, कॉरोजन लगना शुरू हो जाता है, तो उसका कलर अचानक से चेंज होकर क्या हो जाता है, ब्राउन, डार्क ब्राउन होता है या नहीं होता? तो वो चेंज इन कलर है, वो रिएक्शन ही है। इसी क्लास में हम पढ़ेंगे कि सर रस्टिंग ऑफ आयरन का रिएक्शन क्या होने वाला है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी पहले जो कंटेनर का टेम्परेचर था वो अचानक से बदल जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो अपने आसपास में कि जब हम पुट्टी करते हैं तो पुट्टी जब रहता है बस्ते में या बैग में तो वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में है, लेकिन उसको उसमें जैसे आप पानी ऐड करोगे तो उसमें से हीट निकलना शुरू हो जाता है, गरम गरम, समझ में आई? तो उसमें समझ में आता है कि सर पहले उसका टेम्परेचर कुछ और था, नॉर्मल टेम्परेचर था रूम का, अब जैसा आपने पानी ऐड करा द टेम्परेचर गोज अप का मतलब बढ़ना शुरू हो गया और टेम्परेचर में बदलाव आया। अगला है चेंज इन स्टेट। सर कभी कभी तो स्टेट ही चेंज हो जाता है। मान लो पानी है, पानी को आपने गर्म करा, रिएक्शन ही तो हो रहा है, पानी को आपने गर्म करा, तो पानी पहले था लिक्विड स्टेट में और जैसे गर्म हुआ इट विल स्टार्ट टू वेपराइज और इवापोरेट, ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू होगा और बढ़ना जैसे ही शुरू होगा तो आप बोलोगे सर पहले था लिक्विड स्टेट में, अब कौन से स्टेट में आ गया, गैसेस में। चेंज हुआ, हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेगा अलग अलग रिएक्शन में। कोई बच्चा कहता है क्या सर सभी रिएक्शन में सब दिख सकता है क्या? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सभी रिएक्शन में सारी चीज दिखना मुश्किल है, लेकिन सभी रिएक्शन में कुछ ना कुछ चीजें रिप्रेजेंट होगा जिससे हमें पता चलेगा कि यार ये तो केमिकल रिएक्शन ही है जो हमें पढ़ाया गया है, ये वही है जो हमें सिलेबस से बताया जा रहा है। इज दैट क्लियर? चलो एक एक एग्जाम्पल देखते हैं सभी के कि इवैल्यूएशन ऑफ गैस का क्या एग्जाम्पल होने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का क्या एग्जाम्पल होने वाला है, चेंज इन कलर का कैसा एग्जाम्पल होगा, कुछ ना कुछ होगा ऐसा एग्जाम्पल। इन सारे के एक एक एग्जाम्पल पे हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का एक एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। पहला मैंने लिखा है इवैल्यूएशन ऑफ गैस में कि सर एक जिंक ग्रेनुअल, जिंक जो मेटल होता है ना उसके कुछ कुछ पार्ट आते हैं, यदि उसको आप H2SO4 में डालते हो, डीप करते हो, तो यहां से बनेगा ZnSO4, ये इसको डिस्प्लेस करेगा और कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। केवल आप समझ लो अभी कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीजें सब समझ में आएगा इस चैप्टर में। बड़ा अच्छा चैप्टर होने वाला है। ZnSO4 को आप Zn को आप मिक्स किया H2SO4 के साथ तो बनेगा ZnSO4 प्लस का H2 गैस, तो इसमें गैस निकल रहा है, तो आपका इवैल्यूएशन ऑफ गैस का एग्जांपल है ये। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। सर ये दोनों अभी लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जैसे दोनों को मिक्स किया PbNO3, इसको बोलते हैं हम लेड नाइट्रेट, ये मिक्स किया गया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ, तो दोनों जैसे ही मिक्स हुआ तो बना PbI2 प्लस का KNO3। क्लियर है? PbI2 जो आपका रिएक्शन है, जो आपका कंपाउंड है, वो बनेगा येलो कलर का PPT, मतलब नीचे जमा होगा लेकिन कलर कैसा होगा, येलो। अगला है आपका चेंज इन कलर। CuSO4 का कलर होता है ब्लू, इसका कलर होता है ब्लू, और जैसे आयरन के साथ मान लो एक कॉपर सल्फेट का आपने कंपाउंड लिया, सॉल्यूशन लिया और उसमें कील डाल दो, नेल। एक एग्जांपल गिवन है एनसीईआरटी बुक में कि आप एक ऐसे कंटेनर लिया आपने, इसमें डाला हुआ क्या, CuSO4, जिसका कलर अभी क्या है, ब्लू कलर का, इसमें आपने एक नेल डाल दिया, नेल समझते हो, कील डाल दिया, ऐसे मान लो कील डाल दिया आपने, और डालने के बाद कुछ देर इसे छोड़ दो तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। कुछ देर के बाद इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन यहां से कॉपर को डिस्प्लेस किया और कंपाउंड बनाया फेरस सल्फेट जो ग्रीन इन कलर है। बात क्लियर है? चेंज इन कलर का हो गया एग्जांपल। अगला है आपका चेंज इन टेम्परेचर, वही मैंने एग्जांपल लिया था जो अभी पुट्टी का, CaO, इसको बोलते हैं हम क्विक लाइन। क्विक लाइन, क्विक लाइन जैसे ही मिक्स हुआ वाटर के साथ तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम क्या है, स्लैग लाइन, स्लैग लाइन। और ये जो कंपाउंड या सब्सटेंस है जैसे ही मिक्स होगा पानी के साथ तो यहां से हीट भी जनरेट होगा, तो पता चला चेंज इन टेम्परेचर है सर, टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है। अगला मैंने लिखा है चेंज इन स्टेट, इसके लिए एग्जांपल वही लेते हैं हम, फ्रीजिंग ऑफ
वाटर, आप कह सकते हो बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये सारे एग्जाम्पल है किसके? चेंज इन स्टेट का। समझ में आ गई? तो अभी तक के क्लास में हमने केवल 2-3 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करा है कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इसके रिप्रेजेंटेशन फ्रेम को हम इक्वेशन कहते हैं। यदि ये दोनों ही चीजें क्लियर आया तो फिर हमने बताया कि सर केमिकल रिएक्शन में जो होता है तो उसमें हमें पता कैसे चलेगा हुआ या नहीं हुआ। तो उसके कुछ गुण है जो हमें समझ में आता है। उन गुण में कौन कौन से? 5, 1 2 3 4 और 1 5। 5 आपको याद रखने हैं, एक एक एग्जाम्पल याद रखना है। कल वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे शुरू में कि रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। बात बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। हम बैलेंस करते क्यों हैं, क्या इसका रीजन है? बिना वजह का हम अपने सर में दर्द ले रहे हैं कि इधर 2 लगाओ इधर 3 लगाओ, कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो आपने 9th क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक लॉ है जो क्या कहती है कि ना मास को हम बना सकते हैं ना उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब कि द मास ऑफ रिएक्टेंट पार्ट का वो बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट में। यदि दोनों के मास में बदलाव आता है तो फिर हम मानते हैं या ऐसा कहा जाता है कि वो इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमें लिखना ये है आंसर कि व्हाई वी बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो लिखना इट इज बिकॉज इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास कि सर मास से ये कंजर्व हो जाता है। क्या है सर इसका रीजन? ये समझ में आ गया? ओके, अब चलिए अब हम इसके 2 मेथड्स पे बात करेंगे कि सर बैलेंस करने का, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हमारे 2 अलग अलग मेथड पे डिस्कशन किया जाएगा इसी लेक्चर में। पहला डिस्कशन है आपका कि सर बैलेंस होगा हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल कि हम रख के देखेंगे 1 2 3 रख के देखेंगे, फिट हो गया तो ठीक है, वरना अदरवाइज हमें फिर से मिटा के दूसरा करना है। और दूसरा जो सबसे सटीक है वो है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक वाला सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि ये आपको सही से बताएगा कि कहां क्या होना चाहिए। पहले तो हिट एंड ट्रायल एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक से कम 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होना है। चलिए हम पहला मेथड शुरू करेंगे, हिट एंड ट्रायल नहीं, पहला में अलजेब्रिक, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, समझने में अच्छा है। इसीलिए इक्वेशन यदि आपको अच्छे से आता है क्लास 7 8 का तो ये मेथड आपको बहुत इजी लगने वाला है। क्या करना है आपको, जो जो यहां लिखा हुआ है मॉलिक्यूल या एटम, उसके पहले ABCD अपने से खुद से मान लेना है कोई सा भी वेरिएबल। जैसे मान लो कोई बच्चा कहे जी सर इसको x मान लो, इसके पीछे y मान लो, इधर मान लो z, मान लिया। उसके बाद क्या करना है, देखो n यहाँ कितने 2, तो बोलोगे सर x की वैल्यू 2 हो गया, ओके। यहाँ n कितने z, तो आपको बोलना है कि यहाँ 2x z के बराबर है। पहला इक्वेशन ये होगा। बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n का 2 है इसीलिए 2x हुआ। यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n का कितना है z, तो हम n को n के साथ इक्वेशन बनाएंगे। तो हमने यहाँ 2x को बराबर किया z के साथ, ये बना आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब बारी है ऑक्सीजन का। यहाँ ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल कितनी है 2, तो लिखेंगे 2y इज इक्वल्स टू किसके बराबर, z के बराबर, क्योंकि ऑक्सीजन एक है तो एक z के बराबर, लिखेंगे z के बराबर। सही बात है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को आपको 1 मानना है। क्या करना है, 1 मानना है। तो हम लिखते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 1। हमने x की वैल्यू को 1 मान लिया, तो जहां x है वहां 1 बैठाओ। तो बोलोगे सर 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू z, 2 इक्वल्स टू z, z की वैल्यू 2 आ गया, ओके। z की वैल्यू हमें कितना मिला 2, क्लियर है यहाँ, ओके। अब आ जाओ नीचे, बोलोगे सर
नीचे वाले इक्वेशन में 2 इंटू वाई इक्वल्स टू जेड था, जेड की वैल्यू 2 मिल गया है सर, तो यहां लिख दो 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वाई की वैल्यू कितना आ गया 1, मिल गया सभी वेरिएबल। अब यहां लिखना है आपको बैलेंस्ड इक्वेशन इज इक्वल्स टू, पहला माना था x, तो यहां लिखोगे N2 अकेले प्लस ऑक्सीजन के पहले माना था y, y की वैल्यू कितने आई है 1, तो यहां केवल O2 लिखो, और Z की वैल्यू आई है 2, तो लिखो 2NO, बैलेंस हो गया। इजी है ना। इक्वेशन यदि आपको बनाना आ गया और इसको सॉल्व करना आ गया, फिर तो बहुत इजी होने वाला है, फिर बहुत इजी होने वाला है। बात समझ में आ रही है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी मेथड पे। सबसे बेस्ट तरीका यही है, आपको हिट एंड ट्रायल की कभी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, सबसे इजी यही है और सबसे बेस्ट, एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी के साथ होगा, 100% आपका आंसर एक्यूरेट ही आएगा। समझ में आ गई बात, इसीलिए मेथड को आपको फॉलो अप करना है। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2, मैंने पहला एक करवा दिया, दूसरा भी इसी मेथड को फॉलो करते हैं। क्या करना है आपको, सबके पीछे एक वेरिएबल मानना है। क्या करना है, मान लो यहां पे आपने ए मान लिया, इधर मान लिया बी, इधर मान लिया सी। अब सभी को इक्वल करने की कोशिश करना है। कैसे बोलोगे सर, यहाँ पोटेशियम एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पोटेशियम एक है, तो हम लिखेंगे पहला इक्वेशन ए इक्वल्स टू बी, दोनों जगह एक एक था इसीलिए पहला इक्वेशन ए इक्वल्स टू बी हो गया। दूसरा Cl यहाँ एक है, Cl यहाँ भी एक है, तो लिखेंगे फिर से इक्वेशन आएगा कि A इक्वल्स टू बी, दूसरा भी इक्वेशन सेम सेम आ गया सर, हाँ या नहीं। तीसरा, यहां ऑक्सीजन 3 है, यहां ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो अब मेन इक्वेशन यहां बनने वाला है कि 3a इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ C, ये आपका आ गया थर्ड इक्वेशन। अब हम सॉल्व करते हैं कि सर हम किसी एक वेरिएबल को 1 मानना पड़ेगा, किसी को भी, तो चलो हम ले लेते हैं लेट a इक्वल्स टू 1, तो बोलोगे सर दोनों इक्वेशन में तो b और a बराबर बराबर ही है, तो बोलोगे b इक्वल्स टू भी 1 हो जाएगा। हाँ सर यहां तक तो सही कह रहे हो। अब बारी है c की, तो क्या बोलोगे 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू c, 3 इक्वल्स टू 2c, 3/2 इक्वल्स टू c। बोलोगे सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया, कोई बात नहीं यार, फ्रैक्शन आया है तो इसका आंसर सिंपल में भी आएगा। कैसे, चलो हम लिखना शुरू करते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ 1 आया है, तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो लिखो KClO3 प्लस यहां भी 1 आया था, सॉरी इज इक्वल्स टू, यहां भी 1 आया था, 1 को हम नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे KCl प्लस का C की वैल्यू क्या आई है 3/2, तो यहां लिखो 3/2 और यहां लिखेंगे हम O2। क्या इसको हम फ्रैक्शन में रहने दें, फ्रैक्शन में ही रहने देना। अब आपको क्या करना है, जैसे हम अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, तो 2 को जब सॉल्व करना शुरू करोगे तो 2 पहले यहां से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 ये नीचे वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो बोलोगे सर ऐसे दिखेगा 2 टाइम्स ऑफ KClO3 और इसका 2 यहां चला गया क्योंकि इसके नीचे 1 था, लिखोगे 2 KCl और प्लस का 3 टाइम्स ऑफ O2। समझ में आ गया। यही रिएक्शन को हमने सिंपल फॉर्म में लिख लिया। कोई बच्चा ऐसे भी लिख के आएगा तो सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, एग्जैक्टली सही रहेगा, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब करके देख लो, एक बार मैच करके देख लो, सेम सेम आएगा। पोटेशियम एक है सर, Cl एक है सर, इसको यदि 3 को इसको मल्टीप्लाई करोगे 3/2 को 2 के साथ, तो 2 और 2 कटेगा, तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, तो अब कोई बच्चा यहां तक भी छोड़ के आएगा तब भी आंसर बिल्कुल सही है। और मान लो ये तरीका आपको सही नहीं लगा, तो ये 2 को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, अब भी सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। समझ में आई कि नहीं? ओके, इसे भी लिख लो जल्दी से। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इक्वेशन का क्या अलग अलग टाइप्स है। अभी तक के क्लास में जो जो हो गया उसको जल्दी से मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा इन वन फ्लो, ऑरली हम फ्लो करेंगे कंप्लीट। पहला हमने शुरू किया था कि केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं, उसके बाद रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते थे, राइट हैंड साइड को हम प्रोडक्ट कहते थे। फिर उसके बाद हमने सीखा कि यदि उसको हम एक फ्रेम में अरेंज करना सीखते हैं तो उस फ्रेम को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। बात सही है। उसके बाद जब हमने शुरुआत करना शुरू किया तो हमने पढ़ा एक टॉपिक जिसका नाम था बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन।
क्या मैं सही कह पा रहा हूं? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, उसके पहले एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल इक्वेशन, कि सर मान लो कोई इक्वेशन पहले से बैलेंस नहीं है, तो उस इक्वेशन को हम प्रॉपर नाम दे रहे थे, तो उसका नाम क्या होगा? स्केलेटल सिस्टम, सॉरी स्केलेटल इक्वेशन। और मान लो उसको जब हम बैलेंस करके फिर हम कन्वर्ट कर रहे थे अच्छे फ्रेम में, तो उसको हम कह रहे थे बैलेंस्ड इक्वेशन। तो फिर क्वेश्चन ये आया कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस एनी इक्वेशन। क्वेश्चन ये आया कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस एनी इक्वेशन, क्यों बैलेंस करते हैं? तो उसका आंसर मैंने एक सिंपल लाइन में लिखवाया, इट इज बिकॉज इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, इसीलिए हम बैलेंस कर रहे थे। क्या बात क्लियर है? हाँ या नहीं? यदि है तो चलो आज के टॉपिक में हम शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम को वेस्ट करते हुए। टॉपिक मैंने लिख रखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि सर केमिकल रिएक्शन के टोटल इस सिलेबस के अंदर हमें अलग अलग 5 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा? पहला रिएक्शन होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि दो सब्सटेंस या दो मॉलिक्यूल या दो एटम मिलेंगे एक साथ, एक नया प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल नया प्रोडक्ट, उसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। उसके बाद दूसरा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? एक को डिस्प्लेस करना, मतलब एक कोई एटम रहेगा या मॉलिक्यूल रहेगा, उसको 2 भागों में या 2 से ज्यादा में डिवाइड करना। समझ में आ गया? एक है, चाहे हीट कर लो, कुछ प्रेशर लगा लो, कुछ और ऐसा कैटलिस्ट ऐड कर दो ताकि वो स्प्लिट हो जाए। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि कंपाउंड पहले ए बी है और मान लो एक और मेटल आ गया जिसका नाम है सी। तो ये क्या कह रहा है सी कि मैं आपसे ज्यादा क्या हूं? रिएक्टिव हूं, इसीलिए मैं आपको हटा सकता हूं यहां से। तो ए को हटाएगा और क्या बना लेगा? सीबी और प्लस का ए। तो इसमें हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक आदमी के जगह को डिस्प्लेस करना, इसको हटाना और अपने आप को वहां जाके स्टेबल करना। बात क्लियर है? स्टेबल करना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अगला पढ़ेंगे फिर हम डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? इसका क्या 2 हो जाएगा? नहीं, 2 नहीं, ऐसे ही मान लो एक ए बी है, दूसरा है सी बी। तो क्या कह रहा है? सी कह रहा है कि मैं ए के प्लेस में चला जाऊंगा और ये कह रहा है कि मैं आपकी जगह पे आ जाऊंगा। तो कंपाउंड कैसा बनेगा? बोलोगे सर यहां आ गया तो बनेगा सीबी और प्लस का एडी। इस तरीके से इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, एक बार ये इसको डिस्प्लेस किया, एक बार ये इसे डिस्प्लेस किया। बात क्लियर है? ओके। एंड द लास्ट वन पढ़ेंगे रिडॉक्स के बारे में। रिडॉक्स क्या है? ये 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है रिडॉक्स। कौन कौन सा वर्ड है सर इसमें? एक का नाम है RE फॉर रिडक्शन, RE फॉर रिडक्शन, एंड DOX जो लास्ट में, सॉरी RED कह सकते हो। RED का मतलब हुआ रिडक्शन और OX का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। सुनना अच्छे से, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, उस टाइप के रिएक्शन को हम नाम देने वाले हैं रिडॉक्स। क्या नाम देने वाले? रिडॉक्स। आज के क्लास में केवल हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट नंबर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसके डेफिनेशन और इंक्लूडिंग विद एग्जांपल्स। बात क्लियर है? सभी के एक एक को हम कवर करते हुए चलेंगे अलग अलग लेक्चर में। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी मैंने आपको सिंपली एक डेफिनेशन बताया था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ मिक्स किए जाएंगे, प्लस किए जाएंगे, मिलेंगे और मिलने के बाद एक नया कंपाउंड या प्रोडक्ट बनने वाला है। बात समझ में आ रही है? वही डेफिनेशन मैंने एज इट इज लिखा है बोर्ड पे। दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a single substance। ऐसा सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मिलेंगे, किसके लिए? एक सिंगल कंपाउंड या सब्सटेंस को बनाने के लिए, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक सबसे इजी वाला एग्जांपल आप बोलोगे सर समझाओ कुछ एग्जांपल। तो एग्जांपल में पहला ये लिखता हूं कि सर H2 और प्लस का O2 बताना एक बार, ये दोनों मिलके क्या बनता है? H2O, वाटर बनता है। तो 2 सब्सटेंस एक साथ मिले या 2 एलिमेंट एक साथ मिले या 2 मॉलिक्यूल एक साथ मिला, एक का नाम है हाइड्रोजन, दूसरे का नाम है ऑक्सीजन, और दोनों मिलने के बाद क्या बना रहा है? वाटर। तो वाटर एक सिंगल सब्सटेंस है और इसके पहले दोनों मिला दिए, हो गया आपका कॉम्बिनेशन। लेकिन कॉम्बिनेशन में एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, रिएक्शन पूछेगा। वो
कौन कौन सा रिएक्शन पूछेगा। तो कुछ मैं 4-5 आपको ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाने वाला हूं जो एग्जाम में कई बार रिपीटेड पूछा जाता है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो वाटर वाला चलेगा। दूसरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखना, जैसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तो बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो रिएक्शन बड़ा इजी है सर। यदि आप बैलेंस के ऊपर बात करोगे तो बैलेंस भी आराम से कर दोगे। 2 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 मैग्नीशियम हुआ, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन बैलेंस है। फिर पूछेगा क्या इसमें? पूछेगा ये आपसे, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए आप कि जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इससे पहले हम क्लीन क्यों करते हैं, साफ क्यों करते हैं? व्हाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। ये पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा आपसे ये पूछेगा या पूछता है एग्जामिनर कि जब ये जलेगा तो किस टाइप का इसमें से लाइट या ऐसा आएगा। तो क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट वी ऑब्जर्व while burning of magnesium। और लास्ट क्वेश्चन ये आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि we should keep distance while burning of magnesium। ये स्टेटमेंट हो गया। और उसके बाद आपसे पूछेगा व्हाई, ऐसा क्यों। समझ में आ गया? तीनों का ही आंसर इसी से मिलेगा। कैसे? पहला क्या कहा गया कि सर ये साफ क्यों किया जाता है। यदि मान लो मैग्नीशियम को डायरेक्टली आप जलाना शुरू करते हो तो मैग्नीशियम के ऊपर कुछ ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। जैसे मैग्नीशियम है क्या पता है? जो आप दीपावली में वो पटाखे नहीं जलाते हो, छुरछुरी पटाखा जिसको कहते हैं हम, वो पटाखे के ऊपर जो लेयर लगा हुआ वही है मैग्नीशियम। तो उसको पहले इसलिए साफ किया जाता है ताकि उसमें जो डस्ट पार्टिकल जम गया हो या कुछ ऑक्साइड का लेयर चढ़ गया हो उस पे, तो सारा साफ होगा, तब जाके ऑक्सीजन से आराम से जलेगा। तो पहला का आंसर ये होगा कि वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, इट इज ओनली बिकॉज, ये ऐसा इसलिए बिकॉज द मैग्नीशियम रिबन फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर अबव द सरफेस। सरफेस के ऊपर क्या बना लेता है? एक ऑक्साइड का लेयर, जिसके कारण वो जलने में दिक्कत होता है। तो उसको साफ करोगे, लेयर हटेगा, अचानक से या आराम से जलेगा। बात क्लियर? पहला का आंसर। दूसरा देखिए, व्हाट वी ऑब्जर्व व्हाइल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मान लो मैग्नीशियम यदि जल रहा है तो आप क्या क्या देख पाते हो या क्या ऑब्जर्व करते हो। तो कहा जाता है कि जब भी ये जलेगा तो उसमें से एक लाइट निकलेगा, जो स्पेशल लाइट है, उसको कहते हैं हम व्हाइट डेजलिंग लाइट। क्या बोलते हो उसे आप? व्हाइट डेजलिंग लाइट। ये व्हाइट डेजलिंग लाइट क्या है सर? तो पटाखा जलाने से एक देखते हो अचानक से स्पाइक होता है, ऐसा लगेगा कुछ चिंगारी सा निकल रहा है, उसी को कहते हैं व्हाइट डेजलिंग लाइट। समझ में आ गया? उसमें से व्हाइट डेजलिंग लाइट निकलेगा कब? जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे, उसके बाद। बात क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन, वी शुड कीप डिस्टेंस व्हाइल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। व्हाई? कहा गया कि जब आप जलाते हो ना तो ऐसे सामने रख के ऐसे जलाना नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस रख के। कारण क्या? इसका जो लाइट निकल रहा है ना, आपके आंखों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है या पहुंचाता है, इसीलिए हमें दूर रखना चाहिए, ताकि हमें यह बात क्लियर हो जाए कि जब हम जल रहा है या हम जब जला रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को तो आपकी आंखों को ज्यादा अफेक्ट ना हो। बात समझ में आ गई? तो मैग्नीशियम वाले से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम से रिलेटेड। पहला, क्यों साफ करते हैं? तो कारण है कि ऑक्साइड लेयर बनता है, ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए। दूसरा, हमें क्या महसूस होता है या क्या देख पाते हैं व्हाइल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम? तो दूसरा का आंसर होगा सर, उसमें से एक व्हाइट लाइट निकलता है जिसको हम कहते हैं व्हाइट डेजलिंग लाइट। तीसरा, कि हम जब इसको जलाते हैं तो हमें दूर क्यों रहना चाहिए? बिकॉज इट कैन हार्म योर आई साइट। जो आपका आंख का क्षमता है उसको ये बर्बाद कर सकता है। समझ में आ गया? ये 3 चीजें जानना था। अब अगला एक और पढ़ेंगे रिएक्शन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन, सॉरी वाटर। बात समझ में आ गया? वो देखना वो कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक तीसरा हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो मैग्नीशियम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कह रहे हो सर? क्या इसका रीजन है? चलो देखना कैसे।
क्वेश्चन मैंने इक्वेशन लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंड विथ वाटर इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH को हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और केवल O को हम ऑक्साइड कहते हैं। इसका एक कॉमन नाम है। कॉमन नाम क्या कह रहे हो सर? कॉमन नाम बताता हूं किसे कहते हैं। इसका कॉमन नाम होता है क्विकलाइन। क्या होता है? क्विकलाइन। और इसका कॉमन नाम होता है स्लैगलाइन। स्लैगलाइन। दोनों में क्या अंतर है देखना। एक होता है जो आपके आधार कार्ड पे नंबर है या नाम है। मेरा नाम है विकास तो लिखोगे विकास कुमार। मान लो घर में मुझे कहते हैं कुछ और नाम से, तो जो घर पे नाम बुलाते हैं ना प्यार से, उसको हम कॉमन नेम कहते हैं। तो कॉमन नेम इसका क्विकलाइन है और इसका जो अपना नाम है, जो मॉलिक्यूलर नेम है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कहा गया क्विकलाइन को यदि आप पानी के साथ मिक्स करते हो तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया? तो फिर इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यदि आप पानी मिक्स करते हो तो कंपाउंड क्या बनेगा। पहला आंसर ये है या क्वेश्चन ये है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि सर ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कहा इसको यूज करते हैं। तो इसको यूज करते हैं घर के व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉशिंग जानते हो? जब बढ़िया सा कलर होना शुरू होता है तो पहले एक व्हाइट कलर का डिस्टेम्पर या पुट्टी या उसके चूना वाला कलर लगता है जिसको हम व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। तो इसको यूज करते हैं हम फॉर व्हाइट वॉशिंग। क्या बोलते हैं? व्हाइट वॉशिंग। तो क्वेश्चन जब भी आता है कि व्हाइट वॉशिंग से रिलेटेड तो आपको यही रिएक्शन लिखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ मिला, बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? स्लैगलाइन। और स्लैगलाइन को यूज किया जाता है किसके लिए? फॉर द व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल। दीवारों को चमकाने के लिए, कलर करने के लिए यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। बात समझ में आ रही है? क्लियर है या नहीं है? एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि इट इज अ कंपाउंड एक्स। एक कंपाउंड एक्स है, उसको हमने पानी के साथ मिक्स किया तो बना वाई, और वाई बनने के बाद वाई को यूज करेंगे एज अ व्हाइट वॉशिंग। तो कितना सिंपल सा है। एक्स का नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और वाई का नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही आपको इक्वेशन कंप्लीट करना है। इससे अलावा कई इक्वेशन दिया हुआ है जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आते हैं। समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? बात क्लियर है? कल वाले क्लास में, दैट मीन्स अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपके बुक या एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगा वो मैं लिखवाते जाऊंगा और जो कुछ रह जाएगा वो आपको बुक से फॉलो अप करना है। समझ में आ रही है? होता है क्या? ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ मिलेंगे और एक नया सब्सटेंस बनेगा। इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन कह रहे थे। इसमें हमने एग्जांपल भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो वाटर बना। उसके साथ हमने एग्जांपल पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। और ऐसे एक दो और एग्जाम्पल हमने कवर करे। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे केवल एकमात्र टॉपिक जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान से सुनना। पहले रिएक्शन होता है क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, पहले इसको मैं समझाता हूं, फिर इसके बारे में लिखेंगे। डिकम्पोजिशन आपने वर्ड सुना होगा क्लास 7 में या 6 में, जब हम पढ़ाते हैं कि कोई चीज को हमने छोड़ दिया कुछ दिनों तक, तो हीट के कारण, कीड़े मकोड़े के कारण वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब टूटना शुरू हो जाता है, या वो सड़ना शुरू हो जाता है, या गलना शुरू हो जाता है। तो कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड कहीं आपने रखा है और उसमें हीट कर रहे हो, आप बाहर से हीट कर लो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर लो, ऐसे कई प्रोसेस है, उसको आप करते हो। यदि वो स्प्लिट हो जाता है अलग अलग दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि व्हेनेवर अ सिंगल सब्सटेंस गेट स्प्लिट इनटू टू और मोर देन सब्सटेंसेस बाय अप्लाइंग हीट, इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर कैटलिस्ट, ऐसे हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। बात क्लियर है? एक बार डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं RxN करके। पहले इसका डेफिनेशन जो मैंने अभी बताया आपको वही डेफिनेशन रिपीट करता हूं मैं कि व्हेन a single compound get split into two or more than two substances is known as decomposition रिएक्शन। अब बारी आती है एग्जाम्पल का। अब बारी किसका आता है? एग्जाम्पल का। क्या क्या एग्जाम्पल होने की चांसेस है? तो पहला एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं। ऐसे एग्जाम्पल तो हमें कम से कम 5-6 पढ़ने हैं। इनके कलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या चेंजमेंट आएगा, सब डिटेल में बात होगा। लेकिन एक एग्जाम्पल पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यदि इसको आप हीट करते हो तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का। कैल्शियम कार्बोनेट में आप हीट करोगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का CO2, ये बाहर निकलेगा। समझ में आ गई? तो बात ये आता है कि सर जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका एक कॉमन नेम है, ये ध्यान देते हुए चलना। जो मैं कॉमन नेम आपको बता रहा हूं बार बार, कॉमन नेम हुआ है इसका लाइमस्टोन। मैंने आपको कल भी 2 कॉमन नेम बताया था। पहला सुनना, पहला कल बताया था मैंने क्विक लाइम जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? CaO। दूसरा बताया था स्लैग्ड लाइम जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? CaOH का होल ट्वाइस। और आज मैंने तीसरा बताया जिसका नाम है लाइमस्टोन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO3। क्लियर है जी? ये तीनों में से एक ना एक आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो एक हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, इसका डेफिनेशन भी देख लिया। अब जो हम रिएक्शन करने वाले हैं वो रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम कलर चेंज देखने वाले हैं, उनमें कुछ नया सा रिएक्शन समझने वाले हैं और उसके साथ साथ कुछ परिवर्तन होगा। तो चलो जल्दी से हम एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल पे बात करते हैं। पहला तो हमने कर लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट करेंगे या डिकम्पोज करना शुरू करेंगे तो कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड। तो दूसरा बताने जा रहे हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या इसका महत्व है इसके बारे में अभी लिखूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना। इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं, KClO3। पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसको आप डिकम्पोज करोगे तो बनेगा पोटेशियम क्लोराइड एंड प्लस ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो बोलोगे सर इसमें क्या आपने नया बताया या क्या ऐसा है जो ये इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन को यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लेबोरेटरीज। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लेबोरेटरीज। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है KClO3, इसको डिकम्पोज किया जा रहा है टू मेक KCl प्लस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन को यूज किया जाता है अधिकतर कंडीशन में, कहां पे? लेबोरेटरीज में। किस लिए? ऑक्सीजन को बनाने के लिए। जैसे मान लो लेबोरेटरीज में हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हम ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज नहीं करते, सिंपल एक रिएक्शन करवा लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा और ऑक्सीजन को एक जगह कंटेनर में कहीं जगह हम कंटेन कर लेंगे। बात क्लियर है? तो इस रिएक्शन का महत्व ये है कि दिस रिएक्शन इज यूज टू मेक द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है। अब आज हम नीचे वाला, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आप VVI कहते हो, तो आपका होगा
मोस्ट वीवीआई, क्योंकि मुझे जहां तक जान पाता हूं इस रिएक्शन के बारे में कम से कम 5 साल से पूछा जा रहा है। 5 साल, 5 इयर्स, चाहे एमसीक्यू में पूछे या डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, इसको कहते हैं हम फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को यदि आप डिकम्पोज करते हो तो बनाएगा फेरिक ऑक्साइड प्लस ऑफ SO2, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है इसीलिए, और इसको कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन 3 है। इस रिएक्शन को और क्या इंपॉर्टेंस है सर, इसका कलर होता है ग्रीन। कौन सा कलर होता है? ग्रीन। और जैसे ये डिकम्पोज होके Fe2O3 बनाएगा, इसका कलर हो जाएगा ब्राउन। तो इसीलिए कलर का महत्व है। तो याद रखना कि FeSO4 का कलर होता है ग्रीन, इसको जैसे डिकम्पोज करोगे कलर हो जाएगा ब्राउन। तो कलर में भी परिवर्तन आता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम है X, उसका कलर है ग्रीन, और जैसे उसको डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसका कलर हो गया ब्राउन। तो फिर उस समय आपको नाम लिख के नहीं आएगा, उस समय आपको समझना पड़ेगा कि हाँ हमने कभी रिएक्शन पढ़ा था जहां पे ये बताया गया है कि कभी ग्रीन कलर ब्राउन में भी कन्वर्ट हुआ है। दूसरी बात, इसको पूछने का दूसरा एक तरीका ये है कि SO2 को हम कहते हैं बर्निंग ऑफ सल्फर। क्या बोलते हैं? बर्निंग ऑफ सल्फर। मान लो कभी कलर के बेसिस में ना पूछा जाए तो बर्निंग ऑफ सल्फर भी पूछा जा सकता है कि आप ऐसा एक रिएक्शन लिख के बताओ जिसमें हमें पता चलता है कि देयर इज द चांसेस ऑफ, और ऐसा स्मेल आएगा कि वहां से कुछ सल्फर जल रहा है। बात समझ में आ गई? ये रिएक्शन को 2 तरीके से पूछा जाता है, एक कलर के बेसिस पे और दूसरा बर्निंग ऑफ सल्फर के स्मेल के बेसिस पे, ऑर्डर के बेसिस पे। समझ में आ रही है? तो ये 3 रिएक्शन में ये 2 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्क द पॉइंट प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे खास करके FeSO4 वाला। बात समझ में आ गया? इसके अलावा भी 1-2 रिएक्शन अभी और लिखवाने वाला हूं मैं जो इससे भी कहीं ज्यादा महत्व रखेगा, लेकिन थर्ड वाला तो ज्यादा ही है। लास्ट 5 ईयर कह रहा हूं, इसका मतलब मोस्ट वीवीआई है। चलिए, इस रिएक्शन का लास्ट मैंने 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखा है, इसके अलावा भी कई है बुक में, लेकिन मैंने अभी तक टोटल 6 लिखे हैं। 3 मैंने आपको पहले समझा चुका हूं और 3 अभी समझाने जा रहा हूं। टोटल 6 रिएक्शन जिससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसके अलावा कोई 7वां 8वां रिएक्शन नहीं पूछा जाता। ऐसे बुक में तो बहुत सारे गिवन है, लेकिन हमें 6 पे कमांड रखना है। 6 हमें समझना है, इंपॉर्टेंट, इट मींस इंपॉर्टेंट। अभी मैंने लिखा है 4th नंबर PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको पढ़ते हैं लेड नाइट्रेट। इसको जैसे डिकम्पोज करोगे तो बनाएगा PbO, लेड ऑक्साइड, प्लस ऑफ NO2 प्लस ऑफ ऑक्सीजन। NO2 का मतलब नाइट्रोजन, या नाइट्रेट कहते हैं, नाइट्रो ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। ओके, अब बात आती है सर इसकी कलर कलरलेस है, मतलब जैसा पानी होता है ना वैसे दिखेगा ये, लेकिन जैसे इसको डिकम्पोज करोगे हीट प्रोवाइड करने के बाद तो NO2 और ऑक्सीजन दोनों निकल जाएगा गैस। NO2 थोड़ा बहुत रह जाएगा, ब्राउन फ्यूम निकलेगा, मतलब उसमें से ब्राउन कलर का ऐसा लगेगा धुआं निकल रहा है। फ्यूम का मतलब क्या होता है? जैसे परफ्यूम में जैसे धुआं धुआं नहीं निकलता थोड़ा बहुत, वैसे ही यहां से भी निकलेगा, लेकिन कलर कैसा होगा? ब्राउन फ्यूम। इस क्वेश्चन को पूछने का 2 तरीका कि आप ऐसा रिएक्शन बताओ जिसमें से नाइट्रो ऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक ब्राउन फ्यूम निकलेगा, तो मन में तुरंत आना चाहिए वो लेड नाइट्रेट की बात कर रहे हैं। अदरवाइज दूसरा पूछा जा सकता है कलर के बेसिस में कि एक कलरलेस कंपाउंड जो किस में कन्वर्ट होगा? येलो में। समझ में आ गया? आस्किंग ऑफ क्वेश्चन कई पैटर्न में होता है, डिपेंड करता है कि आप उस रिएक्शन को आप कैसे पढ़े हो और कितने अच्छे से आपको समझाया गया हो। तो हम जानते हैं 2 तरीके से, कलरलेस टू येलो यही रिएक्शन, कलरलेस अब ब्राउन फ्यूम यही रिएक्शन याद करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाओ AgCl और दूसरा AgBr। सर दोनों को एक साथ क्यों लिखे हो? क्योंकि दोनों का रिलेशन एक ही साथ है, दोनों कंपाउंड, दोनों जो रिएक्शन है वो एक साथ ही हमें जानना। मैंने एक वर्ड लिखा है इसमें, सनलाइट। ये सारे रिएक्शन में हम हीट दे रहे थे, ये रिएक्शन अपने आप होगा, बस इसे आप सनलाइट में छोड़ दो।
बात क्लियर है? मान लो सूर्य देव निकल चुके हैं या उनका रोशनी आ रहा है, तो वहां छोड़ दो, अपने आप रिएक्शन हो जाएगा। कैसे? AgCl एक व्हाइट कलर का कंपाउंड है, इसको जैसे ही छोड़ोगे तो एक ग्रे व्हाइट हो जाएगा। ग्रे व्हाइट का मतलब थोड़ा थोड़ा ग्रे थोड़ा थोड़ा व्हाइट, मतलब व्हाइट जैसा रहेगा लेकिन ग्रे जैसा रिफ्लेक्ट होगा, इसको कहते हैं हम। AgCl जब डिकम्पोज होगा तब बनेगा Ag प्लस का Cl2। Cl2 का कलर जानते हो पहले से येलो ग्रीन होता है। ओके, AgBr का कलर होता है पेल येलो, थोड़ा लाइट येलो कहते हैं इसे। पेल का मतलब होता है डल, डल कलर का येलो होगा। और जैसे इसको डिकम्पोज करोगे तो बनेगा ग्रेइश व्हाइट और साथ ही साथ रेड ब्राउन। रेड ब्राउन का मतलब Br2 का कलर है रेड ब्राउन, जैसे Cl2 का येलो ग्रीन है वैसे ही रेड ब्राउन इसका कलर है। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही ग्रेइश व्हाइट होता है और ये व्हाइट ये आपका पेल येलो। लेकिन सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि इसको यूज करते हैं हम, या इसी को कहते हैं दूसरे नाम में फोटोकेमिकल इक्वेशन। ये रिएक्शन का नाम अलग सा क्यों है सर? पूरे रिएक्शन को आप क्यों नहीं कह रहे हो? फोटोकेमिकल इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि फोटोकेमिकल इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। दूसरी बात, इस रिएक्शन को यूज किया जाता है, इसका यूजेस की बात किया जाए, इट्स यूजेस, तो आप बोलोगे कि सर इसको यूज किया जाता था पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इसका मतलब जो पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट कलर का जो फोटो निकलता था वो यही रिएक्शन करवाता था। ये जो AgCl और Ag और Cl और Ag और Br है, यही हेल्प करता था किसी फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट कलर करने के लिए। बात क्लियर है? तो एग्जामिनर इसको तीन तरीके से पूछता है, सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन, दोनों रिएक्शन, फोटोकेमिकल इक्वेशन, यही दोनों रिएक्शन, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं, यही रिएक्शन। 3 टाइप्स ऑफ आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड। बात क्लियर आ गया? तो डिकम्पोजिशन हमें इतना ही जानना था। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, डिकम्पोजिशन एक रहेगा, स्प्लिट होकर 2 या 2 से ज्यादा बनेगा। पहला हमने शुरू किया इसका एग्जांपल किससे? कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद हमने FeSO4, उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, जल्दी बताओ यार। पहला हमने कैल्शियम कार्बोनेट, FeSO4, उसके बाद क्या पढ़ा हमने? PbNO3, ये, उसके बाद AgCl, उसके बाद AgBr। इसके पहले भी एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, शायद मैं छूट रहा हूं कोई, लेकिन ये टोटल आपके पास 6 रिएक्शन है जो आपको हेल्प करेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट करने में। समझ में आ रही है? यदि आ रही है तो सारी रिएक्शन को लिखो। इसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर रखा है, जिसमें हमने कंप्लीट किया है कि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और इसके कई एस्पेक्ट्स। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा रिएक्शन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया? देखिए टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का वर्ड का मीनिंग क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब ये हुआ कि कोई चीज को जो अपने जगह पे है उसको हटाओ और अपने आप को एडजस्ट करो। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, क्लासरूम में एक बेंच में 2 बच्चे बैठे हैं, तो आप गए इधर से दबंगगिरी दिखाते हुए और एक लड़का जो बैठा हुआ था उसको आपने धक्का दिया या साइड किया और हटा के और खुद वहां जाके बैठ गए। तो ये जो आप प्रोसेस या फेनोमेना कर पा रहे हो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में कैसे होता है, तो चलो 1-2 एग्जांपल आपको बताता हूं, लेकिन उसको समझने से पहले हमें जानना यह पड़ेगा कि कौन एलिमेंट या कौन सा मेटल किसे डिस्प्लेस कर सकता है। तो मैंने एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखा है, ध्यान देना इधर। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, आफ्टर दैट सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मतलब जैसे जैसे नीचे आओगे रिएक्टिविटी सीरीज डाउन होता जाएगा और ऊपर जाओगे तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पोटेशियम के पास कैपेसिटी है सभी मेटल को डिस्प्लेस करने का। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा पावरफुल कह सकते हो अभी आप। समझ में आ गया? तो चलो एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आपको समझाने के लिए कि एक है कंपाउंड जिसका नाम है NaCl। मान लो NaCl है, उसके बगल में आ गया पोटेशियम। तो पहले यह देखना है आपको कि क्या पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है। सबसे पहले तो यह ध्यान देना है। तो हम बोल रहे हैं कि सर जो ये पोटेशियम है ना इस सोडियम से पावरफुल है। कैसे जानते हैं? क्योंकि हमें बताया गया है रिएक्टिविटी सीरीज। समझ में आ गया?
तो पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है या हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इसको यहां से डिस्प्लेस करेगा, सोडियम को यहां से हटाएगा और अपने आप को यहां जाके एडजस्ट करेगा, तो कंपाउंड क्या बनाएगा, KCl और प्लस का Na। समझ में आया, हाँ या नहीं, बताना एक बार। यदि आपको समझ में आया तो चलो बहुत सारे रिएक्शन अभी हम समझने वाले हैं, एक दो और लिखता हूं मैं आपके सामने। जैसे मान लो मैंने लिखा है MgSO4, फिर यहां लिख लिया मैंने सोडियम, तो मुझे बताओ क्या सोडियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है? तो यदि आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगा या याद करना पड़ेगा तो बोलेंगे हाँ ये तो मैग्नीशियम से बहुत ऊपर है सोडियम, है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम को यहां हटाएंगे और ये अपने आप को यहां जाके एडजस्ट करेगा, क्या बनाएगा, Na2SO4 और प्लस ऑफ Mg। समझ में आ गया, इजी है। अच्छा एक रिएक्शन जो फंसाने वाला आता है वो ध्यान देना, कैसे, देखो जैसे मान लो मैंने एक लिखा है FeSO4 फेरस सल्फेट, अब मैंने बगल में लिख दिया कॉपर, तो बच्चे केवल मान लो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं रहा तो बच्चे बोलेंगे अरे तो आसान है, क्या होगा, Fe को हटाओ Cu को जोड़ दो, नहीं, ध्यान देना इधर, Fe आता है बहुत ऊपर और Cu आता है बहुत नीचे, मतलब Cu इससे लेस रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव है इसका मतलब कि Fe को हटा नहीं सकता, तो क्या होगा, ये चीज जब इसको हटाने के लिए आएगा तो ये हटेगा ही नहीं। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि Fe कॉपर से ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां क्या होगा, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब कि रिएक्शन होगा ही नहीं, बिकॉज Fe इज ऑलरेडी मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्या बातें क्लियर आ रही है, समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं और दो तीन एग्जांपल इसी टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के ऊपर, ध्यान देना। यदि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन समझ में आया है, इसका मीनिंग समझ में आया है, तो एक बार फिर से मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहले फिर से एक बार डेफिनेशन को रिकॉल करना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल इन अ कंपाउंड। कोई रिएक्शन हो रहा है तो एक कंपाउंड गिवन है, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल हो क्या किया, जो कंपाउंड है उसका लेस रिएक्टिव मेटल को वहां से डिस्प्लेस करके और अपने आप को स्टेबल करा, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आ जाओ इसके और कुछ कुछ एग्जांपल है जिसमें हम कलर के बारे में भी जानने वाले हैं। कौन कौन सा है सर? पहला CuSO4, याद रखना कि CuSO4 का कलर ब्लू होता है। जैसे आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने याद करवाया था कि FeSO4 का कलर क्या होता है, ग्रीन, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट में CuSO4 का कलर ब्लू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपाउंड है CuSO4, इसके साथ मेटल आया जिंक, तो जिंक जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहां से कॉपर को हटाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा कि कॉपर हटो, मैं जाके स्टेबल होता हूं, और ये जैसे स्टेबल हुआ तो ZnSO4 प्लस का कॉपर। लेकिन मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि डायरेक्टली कोई भी रिएक्शन को लिख मत देना, क्योंकि यदि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है तो कई बार ऐसी चांसेस है कि आप गलत कर जाओगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कई बार ऐसे चांसेस है कि आप गलत कर ही जाओगे। कारण क्या है? क्योंकि हमें फ्लो बना हुआ है कि एक हटेगा दूसरा जाके शिफ्ट होगा, एक हटेगा दूसरा जाके शिफ्ट होगा। लेकिन बात यह करना कि देखो क्या कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है Zn? है सर, तो बिल्कुल होगा रिएक्शन। समझ में आ गया? दूसरा देखना, फिर से कॉपर के बारे में है, कॉपर सल्फेट CuSO4, फिर से ब्लू कलर, मैग्नीशियम आया, इसको हटाया, हाँ जी हटेगा और बनेगा क्या, MgSO4 प्लस का कॉपर। ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस। यहां तो समझ में आ रहा है? ओके। अब आ जाओ कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आयरन के साथ, Fe के साथ, तो Fe ऑलरेडी इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो जैसे इसको हटाएगा तो बनाएगा FeSO4, और इसका कलर मैं आपको लास्ट क्लास में बता रखा हूं कि इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का। तो कलर भी याद रखते हुए चलना। समझ में आ गया? ओके। अब आ जाओ कॉपर क्लोराइड, ये नया कंपाउंड आया सर, कॉपर क्लोराइड, इसका कलर होता है ग्रीन। कौन सा कलर होता है? ग्रीन। और ये ग्रीन कलर जैसे ही कॉपर क्लोराइड ग्रीन कलर से डिस्प्लेस हुआ लेड के साथ, तो आप देखो एक बार कि क्या लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? तो कॉपर यहां पे और लेड कहां पे, इसके एक के ऊपर एक, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर है। इसका मतलब होगा सर, हाँ, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा यहां से कॉपर को, और क्या बनाएगा, PbCl2 और प्लस का कॉपर। PbCl2 का कलर क्या होगा, कलरलेस। कलरलेस का मतलब पानी जैसा।
अब आज एक लास्ट रिएक्शन है जिसका नाम है AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। Ag का मतलब क्या हुआ? सिल्वर नाइट्रेट। ये कलरलेस है, और जैसे कॉपर आया, अब देखना कॉपर को अभी तो सब डिस्प्लेस कर रहे थे, और जैसे आया Ag की बारी तो Ag से ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा। तो क्या बोलोगे आप? कॉपर विल डिस्प्लेस द Ag, इट विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट, और साथ ही साथ Ag को अलग करेगा। क्या बात क्लियर आ गया? क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, और वो बताएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। क्या बात समझ में आ गई आपको? हाँ या नहीं? बताना जल्दी से। आ गया तो एक रिएक्शन मुझे फिर से बताते हुए चलो कि क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। मैंने एक रिएक्शन लिखा है CuSO4 और प्लस ऑफ Ag। अब मुझे बताना कमेंट करके कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये कमेंट करके मुझे बताना कि व्हाट आर द रीजन। इज 4 हमने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 ये चारों में हमने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट करा है। कॉम्बिनेशन, आफ्टर दैट डिकम्पोजिशन, आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों को अभी तक के क्लास में लेक्चर नंबर 4 या 5 तक में हमने कंप्लीट कर रखा है। चलिए तो शुरू करते हैं आपका लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमें पढ़ना है टॉपिक जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट का बड़ा भाई है ये डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में लग रहा है? ऐसा लग रहा है आपको सुनने में? डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट एक बार हो रहा था, इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। कितने बार? 2 बार डिस्प्लेसमेंट। क्यों होगा अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका डेफिनेशन होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस। 2 कंपाउंड रहेगा, दोनों आपस में आयंस को ही एक्सचेंज कर लेगा। पॉजिटिव वाला दूसरे पॉजिटिव की जगह चला जाएगा, दूसरा वाला पॉजिटिव पहले पॉजिटिव की जगह पे आ जाएगा, अपना प्लेस को चेंज कर लेगा। जैसे मान लो आपकी क्लास में 2 बेंचेज है, एक लड़का इस साइड बैठा हुआ है, एक लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है। तो पहले वो अपने जगह पे बैठे हुए और जैसे थोड़ी देर हुआ तो ये अपने प्लेस को एक्सचेंज कर लिया, ये आ गया यहाँ पे और यहाँ वाला आ गया पहले जगह पे। इस टाइप के एक्सचेंज को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन पे आप फोकस करना, एग्जाम्पल पे, जिसका नाम है मान लो NaCl रिएक्ट विथ CuSO4। मान लो ऐसे 2 कंपाउंड है, तो मैं अभी कह रहा था कि Na क्या करेगा, अपने प्लेस को Cu के साथ एक्सचेंज करेगा, इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस में कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो जैसे ही चेंज किया इट विल फॉर्म Na2SO4 और प्लस ऑफ क्या बनाएगा? CuCl2। क्या बात समझ में आ रहा है? फिर से सुनना, ऐसा टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें हमें यह बताया जाता है कि 2 कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा, उस टाइप के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन में आपको क्या क्या लिखना है कि सर इट इज अ टाइप ऑफ आयन इन विच 2 कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन। ये वर्ड आपको यूज करना है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का बदलाव होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसी प्रोसेस को, इसी मेथड को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम या दूसरा भाई, उसका बड़ा रिएक्शन जिसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं कि इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जांपल 1-2 अभी मैं बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ कलर, प्रिसिपिटेट, सब चीजों के बारे में आपको एक साथ समझ में आएगा। क्लियर है सबको? चलो ध्यान देना इसके एग्जांपल्स पे। देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। यदि आपको डेफिनेशन और उसका मीनिंग समझ में आया है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो क्वेश्चन में कई बार पूछे जाते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स? कौन कौन से एग्जांपल ऐसे हैं उसके बारे में जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? उसके बाद ही समझ में आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको जो अभी मैं डेफिनेशन बताया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, और आयन जब एक्सचेंज होगा तो नया कंपाउंड बनेगा। चलो देखना, यहां मैंने टोटल 6 एग्जांपल लिख रखा है।
एक एक एग्जांपल को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। AgNO3 इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। यदि ये कंपाउंड मिलेगा NaCl के साथ, सॉल्ट के साथ या सोडियम क्लोराइड के साथ, तो ये बनाएगा AgCl और प्लस का NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो जो AgCl होगा वो आपका होगा व्हाइट पीपीटी। ये याद रखना जरूरी है, ये याद रखना जरूरी है कि कैसे व्हाइट पीपीटी बनाता है। क्लियर बात है? AgNO3 कंबाइन होगा NaCl के साथ तो बनेगा AgCl प्लस का NaNO3 और ये होगा व्हाइट कलर का पीपीटी बनेगा। पीपीटी के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि कोई कंपाउंड ऐसा है, मान लीजिए दो कंपाउंड का कंटेनर है, यही इसी का एग्जांपल ले लो। एक में लिखा हुआ AgNO3 और दूसरे में लिखा हुआ है NaCl और दोनों को एक दूसरे से मिक्स किया गया, जब आयंस का एक्सचेंज हुआ तो यहाँ दो कंपाउंड बन गया। एक तो ऊपर बन गया जो लिक्विड वाला होगा वो कौन सा होगा पता है? NaNO3 और नीचे कुछ सॉलिड पार्ट बच जाएगा या डिकम्पोज हो जाएगा, सॉरी डिपॉजिट हो जाएगा और उसका नाम है AgCl। उसका नाम है AgCl, समझ में आ गया? तो जो नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाता है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, शॉर्ट में उसको PPT कहते हैं। समझ में आ गया? ये व्हाइट कलर का पीपीटी बनेगा किसमें? पहले वाले रिएक्शन में। दूसरा देखना, बेरियम क्लोराइड, Ba का मतलब बेरियम, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट तो बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस ऑफ NaCl। बेरियम सल्फेट का भी कलर या किस टाइप का पीपीटी बनता है? व्हाइट पीपीटी। व्हाइट मतलब सफेद कलर का, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। अब आ रहे थर्ड नंबर, फिर से PaCl2 प्लस का CuSO4, इस बार Na2SO4 नहीं है, इस बार CuSO4 है। यहां से भी एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा तो फिर से बनेगा सेम कंपाउंड BaSO4 प्लस का CuCl2। तो BaSO4 का कौन सा कलर होगा? व्हाइट पीपीटी का कलर बनेगा। समझ में आ गया? अब आ जाओ जो नीचे है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अभी तक जो शुरू के हमने 3 देखे हैं उसमें व्हाइट कलर का पीपीटी बन रहा था, लेकिन एक रिएक्शन ऐसा है इस चैप्टर में जिसमें ब्लैक कलर का भी पीपीटी बनेगा। किस कलर का? ब्लैक कलर का। तो कैसे होगा सर, ध्यान देना। CuSO4 को हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, CuSO4 को हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा CuS, इसका मतलब कॉपर सल्फाइड, सल्फेट नहीं सल्फाइड। तो कॉपर जो सल्फाइड होगा वो किस कलर का होगा? ब्लैक पीपीटी। ब्लैक का मतलब होता है कि सर एक काला कलर का नीचे डिपॉजिट दिखेगा आपको साफ साफ। समझ में आ गया? क्लियर है आपको? आ जाओ नीचे। ये भी रिएक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है, पांचवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर ये भी अलग कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है। कौन सा कलर? येलो। तो बोलोगे PbNO3 को आप Ki के साथ रिएक्ट करवाते हो तो बनता है PbI2 प्लस का KNO3। PbI2 येलो कलर का पीपीटी होता है। कौन सा कलर का पीपीटी होता है? येलो कलर का। और येलो कलर क्या करता है? हेल्प करता है दिखने में कि आप किस कलर के यहाँ पे हो। देखना, जब भी ये रिएक्ट होकर कंपाउंड बनेगा, यदि व्हाइट का बनेगा तो अभी उम्मीद रखना, मानना कि या फिर AgCl है, BaSO4 है, BaSO4 है और नीचे मैंने एक और लिखा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। लेकिन इसके अलावा जो येलो और ब्लैक है वो केवल एक ही कंपाउंड है, इसीलिए इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब आ जाओ लास्ट वाला जिसका नाम है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद NH4OH, इसका मतलब एमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 को एमोनियम कहते हैं, तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों रिएक्ट होगा तो बनाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑफ एमोनियम क्लोराइड। क्लियर है? और जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा वो किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का पीपीटी बनाएगा। क्लियर है? इस चैप्टर में टोटल हमें 6 अलग अलग रिएक्शन के बारे में जानना था, इसका डेफिनेशन जानना था और उसके साथ ही साथ हमें समझना था कि क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो मैं आपको एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूं पूरे क्लास को, फिर इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? सर ऐसा टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज होने के कारण कंपाउंड अलग अलग बनता है। तो जब हमने इसका एग्जांपल पढ़ना शुरू किया तो हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिए गए थे, जिसमें से हमें समझ में आया कि 4 जो है 1 2 3 और नीचे का एक 4 जो है व्हाइट कलर का पीपीटी बना रहा था, एक कॉपर सल्फाइड का ब्लैक कलर का पीपीटी और एक PbI2 मतलब लेड आयोडाइड कहते हैं उसे, वो आपका येलो पीपीटी बना रहा था। समझ में आ गया? अब बाकी बात इस लेक्चर में हमें इतना ही जानना था। अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा रिडॉक्स रिएक्शन के साथ, जो इस चैप्टर को बिल्कुल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म या टॉपिक है। इसीलिए ये सारे टर्म्स को, सारे लेक्चर्स को आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद ही फिर आपको रिडॉक्स के बारे में शुरुआत का टॉपिक जो है रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, शुरू हमने किया था रिएक्शन से। पहला क्लास हुआ आपका कि रिएक्शन किसे कहते हैं, उसके बाद रिएक्शन जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है या 2 अलग अलग चीजों को हमने बताया था। एक का नाम था रिएक्टेंट और दूसरा का नाम क्या था? प्रोडक्ट। समझ आ गया?
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में फिर आगे भी डिस्कशन हुआ। किसे रिएक्टेंट उसे कहते हैं जो पार्टिसिपेट करता है किसी दो चीजों को मिलाने के लिए, क्लियर है। और दो चीजों को या दो से ज्यादा जब मिलकर एक साथ नया प्रोडक्ट बनेगा तो उसे हम प्रोडक्ट नाम दे रहे थे। इसके रिप्रेजेंटेशन को हमने एक नए नाम से डिनोट किया जिसका नाम था इक्वेशन। और इसमें हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया यहां तक? देखना उसके बाद फिर हमने डिस्कस करा कि सर इसके कितने टाइप्स है। टाइप्स में टोटल अलग अलग बात किया जाए तो 5 थे। पहला का नाम था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा डिस्प्लेसमेंट एंड आफ्टर दैट डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर दैट डबल डिस्प्लेसमेंट। सही बात है। और आज का क्लास जो होने वाला है वो यहीं से शुरू होगा जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखना जो टॉपिक है आज का जिसका नाम है रिडॉक्स, ये वर्ड जो है वो दो नए नए वर्ड से मिलके बना है। उस नए वर्ड का मीनिंग समझना क्या होता है। एक वर्ड मैंने लिखा है रिडॉक्स। रिडॉक्स को यदि आप आगे जाके दो भागों में डिवाइड करते हो तो RED का मतलब हुआ रिडक्शन और लास्ट के दो वर्ड का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन। सर ये दोनों वर्ड में कोई अंतर है और नहीं है तो फिर बताओ दो नए नए वर्ड क्यों है। रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस होना, रिड्यूस होना। किस चीज का रिड्यूस होना वो आगे भी बात करेंगे। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऐड होना। तो कोई चीज का ऐड होना उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे या किसी चीज का रिड्यूस होना उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। लेकिन क्या ऐसा ऐड होगा, क्या ऐसा रिड्यूस होगा, क्या सभी के एडिशन को हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अभी हम तुरंत डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और दूसरा रिडक्शन किसे कहते हैं। समझ आ गया? कोई चीज रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब वहां से एलिमिनेट हो रहा है। रिड्यूस वर्ड का मतलब ही हुआ कि जो चीजें एलिमिनेट हो रहा है और ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ कि जो चीजें उसमें ऐड हो रहा है। लेकिन सर इस क्लास में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी सब्सटेंस। फिर से सुनना, मान लो एक सब्सटेंस मैंने लिया है या मटेरियल लिया जिसका नाम है कार्बन एलिमेंट। कार्बन में मान लो आपने ऑक्सीजन को ऐड करा तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? फिर से सुनिए, कोई भी एलिमेंट में यदि मान लो कि ऑक्सीजन को हम ऐड कर रहे हैं तो इस एडिशन के हम कहते हैं प्रोसेस को ऑक्सीडेशन। और किसी सब्सटेंस से मान लो हाइड्रोजन को आप ऐड कर रहे हो, सुनना अच्छे से, जैसे मान लो एक कंपाउंड लिया Cl2 और इसमें आपने ऐड करा H2 तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या हुआ? सर ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ ऑक्सीजन का जुड़ना और रिडक्शन का मतलब हुआ हाइड्रोजन का जुड़ना। समझ में आ गया? दोनों बात क्लियर है? इसके दो दो डेफिनेशन है, एक नहीं है। ऑक्सीडेशन का दो अलग अलग डेफिनेशन आएगा। क्या क्या होगा सर? देखना, पहला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इसी को हम दूसरे लाइन में कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों का मतलब ही हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो वर्ड है इसके एक ही वर्ड के दो अलग अलग डेफिनेशन डिस्क्राइब करेगी। क्या क्या? पहला कि मान लो ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस या एलिमेंट में ऐड हो रहा है तब भी उसका नाम होगा ऑक्सीडेशन, या फिर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूव, तब भी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का पहचान करने का दो अलग अलग क्राइटेरिया है। पहला का नाम है कि सर मान लो किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड किया जाता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। मान लो कभी कभी ऑक्सीजन ना ऐड होके हाइड्रोजन रिमूव हो गया तब भी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का दोनों डेफिनेशन क्लियर है आपको? पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गया? अब आ जाओ रिडक्शन पे। अब आ जाओ रिडक्शन पे। सर रिडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? तो पहला यहीं से शुरू करते हैं, इसी का वाइस वर्सा। क्या बोलो क्या कि सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोल लो, या फिर उल्टा ऐसा क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या ये दोनों डेफिनेशन अपने आप में उल्टा है या नहीं है? बताओ एक बार। ऑक्सीजन ऐड हुआ या फिर हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उस दोनों प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है? या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सर कभी कभी हाइड्रोजन भी तो ऐड हो सकता है बिल्कुल। और मान लो हाइड्रोजन ऐड ना होके ऑक्सीजन रिमूव हुआ तब भी इसको क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन। समझ में आ गया? तो दोनों वर्ड हमें समझ में आ गया कि जो रिडॉक्स वर्ड है वो दो वर्ड नए नए वर्ड से मिलकर बना है। एक का नाम था रिडक्शन, दूसरे का नाम था ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का डेफिनेशन ये हुआ कि हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। तो रिडक्शन में ध्यान देना कि हाइड्रोजन की प्रायोरिटी ज्यादा है। क्यों? उसमें ऐड हो रहा है, फैमिली मेंबर में जुड़ रहा है। अब आ जाओ ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में किसकी वैल्यू ज्यादा है? ऑक्सीजन की। सर ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब ये दोनों डेफिनेशन समझ में आया है तो फिर मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा किसी एग्जांपल के साथ कि कैसे कोई सब्सटेंस या कैसे कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है या फिर रिड्यूस होता है। समझ में आ गया? चलो देखना जल्दी से। देखिए एग्जांपल नंबर 3 पे ध्यान देना। हमने लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑफ क्लोरीन इट विल गिव सल्फर प्लस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इक्वेशन जानते हो, पहले से आपने देखा होगा। ठीक है, ध्यान देना।
हाइड्रोजन यहाँ पे अभी प्रेजेंट था और जैसे यहाँ गया तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ। किसके साथ रिमूव हुआ? रिमूव हुआ किसमें? बोलो के साथ, पहले सल्फर के साथ था और जैसे यहां से यहां पहुंचा तो सल्फर अकेला हो गया। इसका मतलब कि हाइड्रोजन वहां से हटा, और हाइड्रोजन हटने का मतलब ये हुआ कि सर जब भी हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे हम दूसरे डेफिनेशन में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं या नहीं कहते? बताने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब यहां ध्यान देना नीचे पे, बोलोगे सर क्लोरीन पहले अकेला था और जैसे क्लोरीन इसके साथ मिला तो इसमें क्लोरीन में हाइड्रोजन का ऐड हुआ, एडिशन हुआ। तो जहां एडिशन होता है हाइड्रोजन का उसको हम दूसरे लाइन में क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे? कि सर यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, सल्फर अकेला हो गया, तो जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो उसको ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, और जिसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ उसको हम रिडक्शन कह रहे हैं। और जिस रिएक्शन में ये दोनों ही पाया जाएगा या दोनों कंडीशन फॉलो होगा। अब नोट करने की बात है, अब नोट करने की बात है कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन in which oxidation and reduction occur same time, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? रिडॉक्स। कभी कभी क्या होता है, कई ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन होगा या कई रिएक्शन ऐसा है जिसमें केवल रिडक्शन होगा, लेकिन ऐसा जो रिएक्शन होगा जिसमें दोनों एक साथ हो रहा है उसी को हम रिडॉक्स कहते हैं। बात क्लियर है? तो एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा एग्जाम्पल बताओ क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, या फिर ऐसे क्वेश्चन गिवन रहेगा और पूछेगा कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो बस ध्यान ये देना कि ऑक्सीडाइज का मतलब दो चीजें, क्या? ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, दो चीजें। या फिर आपसे पूछा जाए कि सर रिड्यूस का मतलब क्या हुआ? रिड्यूस का मतलब भी दो डेफिनेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना, दोनों वाइस वर्सा है। यदि ये दोनों चीजें समझ में आ गया तो एक और एग्जांपल देखना, 4th नंबर, एक लास्ट एग्जांपल देखना कि MnO2 प्लस ऑफ HCl इट विल फॉर्म MnCl2 प्लस ऑफ Cl2 प्लस ऑफ वाटर। इसमें मुझे बताना है या समझाना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडाइज वो होगा जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। मुझे बताओ कहां ऐड हो रहा है ऑक्सीजन? बोलोगे सर ये वाटर में, तो वाटर में जैसे ऐड हुआ तो यहां से यहां तक हुआ तो आप बोलोगे कि ऑक्सीडेशन है। क्या है आपका? ऑक्सीडेशन। ओके, रिडक्शन कहां से हुआ? तो सर यहां पे ऑक्सीजन था, अब ये Mn जो है वो ऑक्सीजन को अपना डोनेट कर दिया, किसी को दे दिया, तो जैसे यहां से हटा ऑक्सीजन तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। समझ में आ गया? अब पहचाना इजी है, दो ही चीज है, कभी ऑक्सीजन का खेल होगा कभी हाइड्रोजन का, दोनों चीजें बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना और क्लियर वाइज समझना। तो मान लो आपसे पूछा जाए कि Mn क्या होगा? सर ये रिड्यूस हुआ, क्यों? क्योंकि अपना ये ऑक्सीजन किसी और को डोनेट कर दिया। अब आ जाओ कि सर ऑक्सीडाइज कौन हुआ? हाइड्रोजन। तो बोलोगे हाइड्रोजन जो था वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया या फिर ऑक्सीडेशन हुआ इसके साथ। अब पहचाना इजी है, देख लो एक बार। देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस या एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा रिड्यूस हुआ। तो डेफिनेशन वही कह रहा है फिर से कि सर जहां से हाइड्रोजन या जहां से ऑक्सीजन हटेगा उसको हम रिड्यूस बोलते हैं, और जहां जाके ऐड होगा उसको हम ऑक्सीडाइज कहते हैं। सर तो बोलोगे यहां से ऑक्सीजन हट के सल्फर अकेला हो गया, सल्फर अकेला हो गया, तो ऑक्सीजन हटा है, रिमूव हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन। इसको बोलेंगे कि सर सल्फर रिड्यूस हुआ। समझ आ गया? तो बोलना SO2 गेट रिड्यूस, तो रिड्यूस में किसका नाम होगा? SO2 का। क्लियर है? ओके। सर ये जो ऑक्सीजन जहां से हटा वो किसके साथ जाके मिला है? इसके साथ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पे आके मिला जहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऐड का मतलब प्लस हो रहा है इसके साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तब इसका नाम होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो जब बात आएगी H2S का तो हम बोलेंगे कि सर इसमें क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों? क्योंकि यहां से सल्फर निकल के और ऑक्सीजन ऐड हुआ। समझ में आ गया? क्लियर है? आप लिखो जल्दी। देखिए यदि आपने अभी पढ़ा है ऑक्सीडेशन के बारे में और रिडक्शन के बारे में, तो आपको एक चीज और क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि सर ऑक्सीडेशन से कई ऐसे फेनोमेना हमारे इन्वायरमेंट में होता है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार केवल हमें दो पढ़ना है। एक का नाम है रेंसिडिटी और दूसरे का नाम है कोरोजन। सुनना अच्छे से यार, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? रेंसिडिटी और दूसरा है कोरोजन। दोनों का मीनिंग क्या है या क्या इसका डेफिनेशन, इसके ऊपर बात करेंगे, और फिर दोनों टॉपिक को कैसे हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। रेंसिडिटी का मतलब होता है कोई भी खाने वाला सब्सटेंस, खाने वाला समझते हो? इटेबल थिंग, जो चीज आप खाने के लिए यूज करते हो यदि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ऐड होती है तो धीरे धीरे स्पॉइल हो जाता है। स्पॉइल का मतलब क्या होता है? खराब हो जाता है। समझ में आ गया? आपने कई बार देखा होगा कि आपने खाना बना के 4-5 घंटे छोड़ दिया गर्मियों के दिनों में, तो धीरे धीरे वो खराब होना शुरू हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं, या फिर केमिस्ट्री में कहते हैं
कि एनी सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज विथ ऑक्सीजन इट विल गेट स्पॉइल आफ्टर सम टाइम या सम आवर्स। समझ में आ गया? कुछ घंटे के बाद वो आपका जो खाना था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। क्लियर है? और वही चीज मान लो कोई मेटल हो गया, नॉन मेटल, अभी उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे मान लो आप लोहा छोड़ दिया कहां पे, इन्वायरमेंट में, तो धीरे धीरे पता ये चलता है कि उसमें जंग लगता है, जंग लगने के बाद धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है? इटन अप ऑफ सब्सटेंस बाय प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विथ वाटर भी करना। केवल ऑक्सीजन नहीं, पानी की भी मात्रा प्रेजेंट होती है। कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वाटर के मॉलिक्यूल के प्रेजेंट में धीरे धीरे वो सड़ना गलना, उसको हम कहते हैं कोरोजन। तो कोरोजन में हम पढ़ेंगे आयरन के बारे में इस चैप्टर में, जिसको हम स्पेशल नाम देंगे हम रस्टिंग ऑफ आयरन। सुना है कभी नाम? और नहीं सुना तो भी सुनो यार, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब ये हुआ कि आयरन को आप इन्वायरमेंट में छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, तो धीरे धीरे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होने के बाद धीरे धीरे वो खराब होना शुरू हो जाएगा। उस प्रोसेस का नाम है रस्टिंग। और वही चीज खाने के सब्सटेंस से रिलेटेड की बात की जाए, और यदि उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ते हो तो वो चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो दोनों का डेफिनेशन आपको याद रखना है। इसका आपको एक चीज और जानना है कि सर इन दोनों को बचाते कैसे हैं। आपने तो बता दिया कि स्पॉइलेज ऑफ एनी इटेबल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नॉन एज रेंसिडिटी, उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। ओके, सिमिलरली आप कह सकते हो कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खराब हो गया, लाइक मेटल्स में, तो उसको हम कोरोजन कहते हैं सर। लेकिन क्या इसको बचाया जा सकता है? हाँ जी, इसको बचाने का भी तरीका है। तो अगला पॉइंट हमें जानना है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब कि कैसे इसे हम बचा सकते हैं। तो टॉपिक है आपका रेंसिडिटी बचाने के लिए दो तीन चीजें ध्यान देना, दो तीन चीजें आपको ध्यान देना है, और उसके बाद कोरोजन पे भी बात करेंगे। रेंसिडिटी में आप खुद भी रिलेट कर पाओगे कि सर घर में कहा जाता है, हमें बताया जाता है कि यदि खाना को खराब नहीं करना है तो हमें फ्रिज में रखना चाहिए। तो पहला टॉपिक यही होगा कि वी हैव टू स्टोर द फूड इन अ कोल्ड क्लाइमेट। जहां ठंडा जगह है वहां पे हमें रखना चाहिए, चाहे आप रेफ्रिजरेटर की बात करो या कोई ऐसा प्लेस हो तब भी चलेगा। तो पहला कोल्ड क्लाइमेट चाहिए इसके लिए, कोल्ड क्लाइमेट। दूसरा आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि सर जो चिप्स आते हैं या कुरकुरे आते हैं उसमें हवा बहुत भरा रहता है, जानते हो ये? तो भरा हवा का मतलब ये नहीं है कि उसको हम फिल करके दे रहे हैं आपको, वो हवा क्या कर रहा है, उस खाना को या जो खाने वाला चीज उसमें प्रेजेंट है उसको बचा रहा है। किससे? ऑक्सीजन से, ऑक्सीडाइज होने से। तो उसमें कौन सा गैस प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। कौन सा गैस? नाइट्रोजन, जो उस भोजन को बचा रहा है किससे? खराब होने से। क्लियर है? तीसरा आता है कि सर आपने सुना होगा पिकल्स के बारे में, पढ़े हो कभी या सुना भी होगा कि पिकल्स कई साल तक चलता है, बिल्कुल बढ़िया। क्यों? इसका कारण दो ही चीज है कि सर इसमें ऑयल प्रेजेंट है और दूसरा सॉल्ट। तो ऑयल और जो सॉल्ट है ये दोनों ही इसको खराब होने से बचाता है। समझ आ गया? ये तीन चीजें आपको याद रखना है रेंसिडिटी के रिगार्डिंग। अब आ जाओ कोरोजन। अब आ जाइए कोरोजन। सर कोरोजन में क्या होता है? जब भी कोरोजन किसी सब्सटेंस का होना है या होने से पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि उसमें पेंट करो। पेंट जानते हो? घर पे आपने देखा होगा कि लोहे का दरवाजा लगा, ग्रिल लगा या विंडो लगा है, तो सभी लोग सलाह यही करते हैं उसे पेंट किया जाना चाहिए। क्यों? ताकि वो कभी भी ऑक्सीडाइज होकर खराब ना हो। तो पहला इसका प्रोसेस है कि वी हैव टू अलाउ द पेंट्स ऑन द आयरन मटेरियल। समझ आ गया? आयरन मटेरियल जितने भी है उसमें हमें पेंट चढ़ाना चाहिए। दूसरा इसमें प्रोसेस आता है कि सर कभी कभी ऑयलिंग भी जरूरी होती है। ऑयलिंग का मतलब उसमें ऑयल चढ़ाया जाता है या फिर ग्रीसिंग होता है, ग्रीसिंग। तो ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग से भी होता है ये बात। ठीक है? इसके 2 पॉइंट याद रखना, इसके 3 पॉइंट। क्लियर है? प्रिवेंशन में जरूरी है, उसके बाद ये प्रोसेस क्यों होता है ये जरूरी है, और आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। क्लियर है सबको? थैंक यू एवरीवन।